नमस्कार दोस्तों। आज 14 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, यह इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। ये जो आज पहली न्यूज़ है, G20 समिट टू फोकस ऑन फूड एनर्जी सिक्योरिटी, है ना। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या है? फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, है ना। तो सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, आप हिंदी में तो कर लेते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको शायद किसी भी इस तरीके के एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी इस तरीके का मामला हो जो सोशल हो, तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। सोशल सिक्योरिटी, है ना। तो अभी मैं बात करता हूँ फूड सिक्योरिटी की। तो फूड सिक्योरिटी क्या है ना। आप 4 इसके पहलू हैं, ये ध्यान रखिएगा, और इन चारों से ही फूड सिक्योरिटी का निर्धारण होता है। सबसे पहला जो पहलू है वो है उपलब्धता। ठीक है, क्या है? उपलब्धता होनी चाहिए, खाद्यान्नों की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा है उसके जो उपलब्धता है वहां तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहुंच होनी चाहिए। तीसरा जो है यह वहनीय होना चाहिए, कि अब इसे उदाहरण देकर समझाऊंगा। और चौथा है कि आपूर्ति की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, है ना। आपूर्ति की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अब यहां समझिए कि उपलब्धता, पहुंच और आपूर्ति की निरंतरता। मान लीजिए एक मॉल है जहां पे अनाज बहुत हैं या सारी चीज़ें बहुत हैं, उपलब्ध हैं, पहुंच, हम जा भी सकते हैं वहां, आपूर्ति की निरंतरता भी है वहां, लेकिन वहनीय नहीं है। हमारी जेब जो है उसकी इजाज़त नहीं देता कि हम उस खाने को खरीद पाए। तो खाने को खरीद नहीं पाने, आम जन यदि उस खाने को खरीद नहीं पाता है तो वह खाद्य सुरक्षा नहीं कहलाएगी, भले ही 3 क्राइटेरिया आपके पूरे होते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। पहुंच है हमारी वहनीय है, आपूर्ति की निरंतरता जो है वो भी है, पर कुछ क्षेत्रों में है, उपलब्धता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बिजली है, हमारे आ रही है, लगातार आ रही है, लेकिन कुछ शहरों में बहुत आ रही है और वो जो है हमारे लिए उपलब्ध नहीं, या कुछ फैक्ट्रियों को लगातार मिल रहा है, हमारे लिए उपलब्ध नहीं। आपूर्ति की सुनिश्चितता वहाँ तो है लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो ये निरंतरता या उपलब्धता, ये पहुँच, सभी चीज़ें, ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या होता है कि खाद्य सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा की हम बात कर सकते हैं। और इसी में जब विश्व के 20 सबसे बड़े देश, है ना, सबसे बड़े देश जब मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? तो इंडोनेशिया में मिल रहे हैं, तो इसी पे बात की जा रही है। ठीक है, इंडोनेशिया में मिल रहे हैं तो इसी पे बात की जा रही है और इस पे चर्चा होगी। तो हमारा वहाँ पे क्या होगा वो तो बाद में निकल के आएगा, लेकिन आपको फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी समझाना था। तो आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट करके बताएं, फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद एक जो सेविंग द प्रीसियस, है ना, वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर मस्ट बी डिसेंटिवाइज्ड, है ना। जो ग्राउंड वाटर है ना, आपने देखा होगा कि हमने अभी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर खो दिया। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिल्कुल भी ग्राउंड वाटर नहीं बचा है, जैसे चेन्नई में ग्राउंड वाटर 0 लेवल पे पहुँच चुका है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और इसी पे बातें की जा रही कि कैसे इसको बचाया जा सकता है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिसेंटली मेड public report that gives a snapshot of India's groundwater situation. On the surface, there is good news. The total annual groundwater recharge defined as groundwater थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ये समझिए कि हम बहुत ज़्यादा निकाल भी रहे हैं। यदि निकाल भी रहे हैं और हम इसको बढ़ाते हैं
तो जो पानी की समस्या है ना, जो पानी की समस्या है, जैसे यहाँ पे कहा है 2022 असेसमेंट सजेस्ट द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज लोवेस्ट इन 2004 व्हेन इट वाज 231 BCM। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना है कि लोवेस्ट ग्राउंड वाटर निकालने के एक पीछे कारण भी हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? कोविड कारण रहा था, है ना। कोविड कारण रहा था तो रिचार्ज तो हुआ ही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंडस्ट्री बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, जिसके कारण हमने ग्राउंड वाटर नहीं निकाला, तो वो रिचार्ज हुआ होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हम, मतलब इसका यह मतलब नहीं है कि ग्राउंड वाटर को हम बहुत ज़्यादा निकालेंगे। तो इसी पे पूरी बात की गई है कि किस प्रकार के सिचुएशन है और हमें क्या करना चाहिए, है ना। और जो जल नीति है उसके लिए किस प्रकार की योजनाएं या किस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए, इसी पे बात की गई है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, है ना। न्यू रेगुलेशन फॉर अवॉर्डिंग PhD पेज एट, है ना। उसके बाद है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, मूव टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू पब्लिश रिसर्च पेपर, रिड्यूस प्रेशर ऑन डॉक्टरल स्कॉलर, है ना। जो PhD करते थे उनको एक रिसर्च पेपर वो करना पड़ता था, है ना, और उसी के बाद उन्हें डॉक्टरल की डिग्री मिलती थी। तो यूनिवर्सिटी कमीशन ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको रिमूव किया है और चीज़ें चेंज करी हैं। तो क्या क्या चेंज करी हैं ये आपको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में ये बड़ा बदलाव है ना। ठीक है। हाउ विल रिसर्च स्कॉलर, कैसे इनको रिसर्च स्कॉलर को अंडर द न्यू रेगुलेशंस के तहत कैसे एवोलेट किया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। आर देयर अदर कंसर्न, और कोई चिंता की बात है, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि PhD जो करता था या जिसके आगे आपको डॉक्टर लिखा मिलता था ना, वो डॉक्टर MBBS वाला डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर विद्वता वाला डॉक्टर तो वो जो मिलता था वो अब उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक देखें तो अब जो रिसर्च स्कॉलर थे वो पब्लिश रिसर्च पेपर जो होता था वो एक तरीके से सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गई थी। फॉर्मेलिटी इसलिए बन गई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रिसर्च पेपर को बेचते थे, है ना, और उन्हीं का लेके उन्हीं को छपवा के बस वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर लेते। तो इनमें एक क्रांतिकारी बदलाव है, इन्होंने बदलाव किया, तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद है वाई हैज़ फ्रांस एंडेड इज मिलिट्री ऑपरेशन इन साहेल, है ना। Emmanuel Macron announced the end of decade-long Operation Barkhane in Africa. Mr. Macron said our military support for African country will continue, but according to new principles that we have defined with them. तो अब ये बरखाने क्या है इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ कहाँ पे है इसको आपको देखना पड़ेगा। आप मैप निकालेंगे वर्ल्ड का और उसमें आप इसको सर्च करके उसको लगा देंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये पूछ सकता है UPSC कि यह क्षेत्र कहाँ पे है ना, यह चर्चा में रहा क्षेत्र यह कहाँ पे है और साहेल रीजन कहाँ पे है। तो इसको आप देख लेंगे, बस इतना ही इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है। इसके बाद जो है आर डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट, है ना। जो डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने देखा होगा कि कई देश जो हैं वो डाटा सेंटर उसको कहीं, जैसे अमेजन क्या है, आपको पहले बता दूं कि डाटा सेंटर क्या होता है। डाटा सेंटर एक तरीके से यह है कि आप किसी कंपनी में रजिस्टर्ड करते हैं, आप किसी चीज़ के लिए पासवर्ड डालते हैं, जो भी डालते हैं, अपना डाटा रखते हैं। तो कई देशों का कहना है कि जो हमारा देश है इसका जो डाटा है वो यहीं पे कहीं स्टोर करो, इसे तुम किसी तीसरे देश में या दूसरे देश में स्टोर नहीं कर सकते, जिससे यहाँ से हमारी संप्रभुता पर खतरा पड़ेगा। इसी पे बात की गई है कि क्या यह करा जा सकता है, इसमें क्या परेशानियाँ आएंगी और किस तरीके की चीज़ें होंगी, इसी पे बात की गई है। तो क्या आपको लगता है कि भारत का डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए या भारत के डेटा को भारत में ही स्टोर किया जा सकता है? इस तरीके की कई चिंताएँ हैं, कई कंसर्न हैं, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो है पॉपुलेशन क्राइटेरिया ऑफ न्यू एकलव्य स्कूल इन प्रैक्टिकल से पार्लियामेंट्री पैनल, है ना।
यहाँ पे जो कहाँ क्या इसमें है ना, population criteria. The tribal affairs ministry tends to go ahead with its plan to build new Eklavya model residential school on 15-acre land of all sub-districts which have scheduled tribe community of more than 20,000 people who make at least 50% of their total population despite a parliamentary panel. ये आपको ये देखना है कि जो सॉरी पॉपुलेशन क्राइटेरिया ऑफ न्यू एकलव्य स्कूल इम्प्रैक्टिकल है ना, पार्लियामेंट्री पैनल का है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, अब मतलब एक तरीके से व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, तो इसके बारे में आपको देखना है। अब आपको यह देखना है, सीधी सी बात है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यह एकलव्य योजना प्रस्तुत की जा रही है ना, तो इस योजना को आपको देखना है, एकलव्य स्कूल को आपको देखना है कि ये क्या है, किस तरीके से काम करेंगी और इसमें क्या सुविधाएं दी जाएंगी और किस प्रकार से इसमें एडमिशन लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनमें से एक कार्यक्रम ये जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी इम्प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है वो पार्लियामेंट्री पैनल डिसाइड करेगा। हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े वर्गों के लिए ये कार्य किया जा रहा है उसके लिए एक यहाँ से एक उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।